जैसे कि ये आइडेंटिटी बता रही है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्ट है। अब एक बार गौर करें, ये जो cos थीटा है यही रिजल्ट हमें बताने वाला है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। ये इस पर जरा गौर कर लेते हैं। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के बाद मैग्नीट्यूड के बाद हमें डायरेक्शन को भी निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास वही ओ एस क्यू tan अल्फा कंसीडर करते हैं। जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, एक वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगी वो हमें बताएगा क्या डायरेक्शन है। तो हमने ऐसे कंसीडर किया, ये अल्फा है, ठीक है, ये डायरेक्शन हमें बता रहा है। और ये tan अल्फा क्या होगा, आप जरा गौर करें। ओ एस क्यू इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में एस क्यू डिवाइडेड बाय ओ एस। तो गौर करें इसमें क्या होगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये tan अल्फा हो गया। ये हमें बताएगा कि डायरेक्शन कितनी, डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है। अब जैसा कि हमें जरूरी है ये समझना कि ये थीटा कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसका क्या रोल है रिजल्टेंट को चेंज कराने में, रिजल्टेंट के वैल्यू को क्या वो चेंज ला सकती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जरा गौर करते हैं। मैं 3 ऐसे केसेस लूंगा जिसमें अलग अलग एंगल के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू हम पता लगाएंगे। मैं पहला ले रहा हूं, पहला केस 1 व्हेन थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। आप जरा गौर करें, थीटा अगर हम 0 डिग्री लेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी के रिजल्टेंट का, वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। इस तरीके से अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस तरह से a प्लस बी। आप ये देख पा रहे हैं कि ये रिजल्ट बन गया। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक वेक्टर है जो 4 यूनिट की है, दूसरी वेक्टर है 3 यूनिट्स की है। इनको ऐड करने पर हम अलजेब्रिक सम अगर करते हैं तो हमारे पास 7 ही मिलता है, ये हमें पता है। लेकिन हम अगर वेक्टर एडिशन के तौर पर चलते हैं तो इसका रिजल्ट 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। कैसे, उसी पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो 0 डिग्री अगर इन दोनों के बीच में, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब हुआ वेक्टर A इज एक्टिंग अलोंग दिस, वेक्टर B इज आल्सो एक्टिंग अलोंग दिस, वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो ये रिजल्टेंट जो बनेगी इसकी, वो रिजल्टेंट कितनी होगी, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देने की जरूरत है, इनके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड को सिर्फ ऐड करने की जरूरत है। तो यहां पर हम कह सकते हैं C मैक्स, ये रिजल्टेंट जो होगी मैक्सिमम रिजल्ट हो गई, मैक्सिमम वैल्यू है ये, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। अलजेब्रिक सम में भी हम अगर करेंगे तो भी 7 ही आएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा। ये वेक्टर हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स हमने कंसीडर किया, ये 7 यूनिट का एक सिंगल वेक्टर हमारे पास आ गया। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से देखना पड़ेगा हमें। जो हमारे पास हमने डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लिया था, tan अल्फा इक्वल्स b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा,
ये भी 0 हो गया, यानी कि tan अल्फा इक्वल्स 0 हो गया। tan अल्फा 0 होने का मतलब क्या, यहां पर ये 0 होने का मतलब क्या, ये एंगल 0 होने का मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग वेक्टर ए, सेम डायरेक्शन में होगी। इसलिए अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इसके पैरेलल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा डेफिनेशन, जो वेक्टर को बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स हो सकते हैं, वेक्टर की एक जो पैरेलल वेक्टर के लिए हम अगर कहेंगे तो अनइक्वल भले मैग्नीट्यूड भले ही हो, डायरेक्शन सेम होने चाहिए, तो हम दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम है उनको हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब हम केस 2 कंसीडर करेंगे। केस 2 में हम लेंगे एंगल कुछ और, एंगल हम लेंगे 0 डिग्री। हमने ले लिया, हमने 0 डिग्री के बाद लेना है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हम एक बार गौर करते हैं। केस 2 हमने कंसीडर किया, 180 डिग्री में अगर हम cos 180 डिग्री की बात करें, आपको पता है cos 180 डिग्री इक्वल्स -1, ठीक है। हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस b की मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी a माइनस b। गौर कर सकते हैं आप, मैं हेल्प करता हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट तो हमारे पास a माइनस b आएगा, ठीक है। हमने ये कंसीडर किया, यानी कि c मिनिमम जो होगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी मिनिमम, ठीक है, ये वैल्यू मिनिमम होगी। अब इसमें डायरेक्शन की बात लेते हैं, जरा इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। वेक्टर a एंड वेक्टर b हमने ऐड किया, लेट्स से ये 4 यूनिट्स है और ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये वेक्टर b 3 यूनिट्स हैं। वेक्टर a, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और इसका रिजल्टेंट, जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, एक को हमने इस तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींचा और दूसरे एंड से इसको 3 न्यूटन लगाकर खींचा, तो जाहिर सी बात है इसमें रिजल्टेंट जो नेट फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है, ठीक है। आप चाहें थोड़ा सा खुद को भी देख कर चलें, अगर खुद को सिचुएशन में डालकर समझना थोड़ा आसान हो जाता है। मान लो मुझे किसी पर्सन ने इस तरफ खींचा और इधर खींचा, जिधर ज्यादा ताकत लगाकर खींचा जा रहा है उस डायरेक्शन में मेरी मूवमेंट होगी, ठीक है। यानी कि नेट फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है। एक बार जरा यही गौर करते हैं, यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगी वो वेक्टर बनेगी 1 यूनिट इन दिस डायरेक्शन, ये 1 यूनिट बनेगी 1 न्यूटन, वेक्टर सी ऐसी बनेगी, ठीक है। या इसमें क्या आया, हमारे पास दो वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बनेगा उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, और यही हमने किया। इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, जो वेक्टर सी हमने लिया उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन फिर यहां पर वही साइन 180 भी 0 होता है, साइन 180 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ tan अल्फा फिर से 0 होगा, tan अल्फा 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर विल बी डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट हमने निकाल लिया इस केस में भी। अब तीसरा केस लेते हैं जब हम थीटा की वैल्यू लेंगे 90 डिग्री। गौर करते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और हमने केस 2 नहीं केस 3 लिया। 90 डिग्री को हमें ड्रॉ करने की जरूरत पड़े तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, वेक्टर ए डायरेक्टेड अलोंग दिस, वेक्टर बी अलोंग दिस, एंगल थीटा 90 होने का मतलब ए और बी ऐसे आपस में रिलेटेड हैं। तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, मैं चाहूंगा दूसरे एक और, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया है, तो इसके वेक्टर ए के
हेड के ऊपर वेक्टर बी का टेल, ये रिजल्ट, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट आएगा सी, हमें निकालना है। ठीक है, गौर करते हैं, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट किया cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, cos 90 0, cos 90 0 होने का मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया हमारा। अब ये एंगल हमें देखना है अल्फा, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा b की जो मैग्नीट्यूड है और a की जो मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो, ये हमें डायरेक्शन शो करेगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि वेक्टर एडिशन में हम किस तरीके से एंगल के साथ कैसे रिजल्टेंट चेंज होता है। कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच की एंगल क्या है, उसने रिजल्टेंट को इन्फ्लुएंस किया, रिजल्टेंट को चेंज कराया। रिजल्टेंट हमारे पास 3 केसेस हमने लिए थे और तीनों में डिफरेंट रिजल्टेंट मिले। अगर जैसे हम 4 और 3 की बात कर रहे हैं, यहां पर 5 न्यूटन आ गया। हमने पिछले 2 केसेस में देखा 4 + 3 7 हो रहा था मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 + 3 का रिजल्टेंट हमारे पास आया था 4 - 3 1 यूनिट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट चेंज होगा और अलग अलग डायरेक्शन में होगा। यहां पर डायरेक्शन डिफरेंट है क्योंकि हमने एंगल उन दोनों के बीच के, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफरेंट लिया हुआ है। और जो दूसरा मेथड है वेक्टर एडिशन का, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अब आइए चलते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, और वो बहुत डिफरेंट नहीं है, एक्सप्रेशंस यही है और हमें देखना पड़ेगा कि उसमें उस लॉ में क्या खास है। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं है, हमें देखना है एक दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से प्लेस किए गए हैं कि उनके दो वेक्टर्स इस तरह से प्लेस किए गए हैं जैसे एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हों। ठीक है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हों, यानी कि इस तरीके से प्लेस किए गए हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के, इसको अगर चाहें तो टेल टू टेल मेथड भी बोल सकते हैं। टेल टू टेल मेथड, तो इस ए के टेल और बी के, ए के टेल के ऊपर बी के टेल को प्लेस किया। तो और दूसरे तरीके से हम देखें कि ये दो वेक्टर्स एक किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि आप जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो सामने वाले जो हैं दो, ये दोनों पैरेलल होंगे और ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम लॉ अगर हम कह रहे हैं तो उसमें क्या, दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स वुड बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। गौर करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, ये दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट की तरह रिप्रेजेंट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बार हमने इसमें फिर से हमें वही रिजल्टेंट फाइंड करने के इनका मेथड वही है, हमारा वही तरीका होगा। इस ट्राइंगल में हम कंसिडर करेंगे ओ पी क्यू एस और ये हमारा ट्राइंगल, ये वेक्टर रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट, और ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने थीटा कंसिडर किया है, ये रिजल्टेंट हमारा अल्फा होगा। ठीक है, अगर हम रिजल्ट देखें फिर वही हमारे पास बी साइन थीटा, तो एग्जैक्टली सेम आएगा हमारा रिजल्ट, एग्जैक्टली सेम आएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये रिजल्टेंट हमारा जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन भी हमारे पास यही होगा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा।
a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये भी रिजल्टेंट हमारे पास, रिजल्टेंट की डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, और इस मेथड से भी हमारा रिजल्टेंट यही बनेगा। रिजल्टेंट हमारा चेंज नहीं हो रहा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये है, दो वेक्टर्स के वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट यही है। ठीक है, हमने ट्राइंगल मेथड से भी और ट्राइंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी, दोनों से ही हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमने अभी उसको नहीं किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे और आगे के कुछ नए एडिशन में। अब जैसे हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे हमने फोर्स में फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फोर्स से फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे ये, उसके पहले हम समझना पड़ेगा हमें कुछ चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट वेक्टर, हम डिफाइन कर चुके हैं, हम लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। पहले नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमने कंसीडर कर लिया एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, हमने वेक्टर ए कंसीडर किया इस डायरेक्शन में। अगर हम ये चाहें इसका नेगेटिव लेना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम ले, लेकिन डायरेक्शन हमने इसके ऑपोजिट ले ली। ये हमने इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली, इसको हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम अब ऐसा करते हैं, दूसरा डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल का मतलब आपको पता है, नल जीरो कंसीडर कर सकते हैं। नल वेक्टर तब मिलेगा हमें जब हम ए प्लस नेगेटिव ऑफ, मतलब एक वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ दिस कर दे तो एक जीरो वेक्टर मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन के साथ हम इसको कंसीडर करेंगे, तो हम कह रहे हैं इसको नल वेक्टर। ठीक है, ये नल वेक्टर आ गया। अगर जैसा हमने डिस्कस किया पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमने करना पड़ेगा दो वेक्टर्स जो पैरेलल हैं, और इक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तीसरा हमने लिया पैरेलल वेक्टर्स। ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों की, लेकिन दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो। दो वेक्टर्स जब एक डायरेक्शन में होंगे तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स का मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो वेक्टर्स की जब दोनों ही सेम होंगे तब वो वेक्टर्स होंगे इक्वल, ए और दूसरा बी मैग्नीट्यूड वाइज, और ये हम ये कह रहे हैं वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर बी। ठीक है, ये समझ आ गया। यहां पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों, यहां पर जो हमने कंसीडर किया है ए की मैग्नीट्यूड हमने ज्यादा रखी है बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, हमने इक्वल वेक्टर्स के लिए एक क्या कंडीशन किया? पैरेलल तो है, पैरेलल के साथ साथ, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, पैरेलल के साथ साथ उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, यानी कि हमने जब इनको कंसीडर किया डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ये दोनों पैरेलल इक्वल वेक्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे, अब जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को भी हम एंटी पैरेलल कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे कोइनिशियल वेक्टर। कोप्लेनर पहले समझते हैं। कोप्लेनर आपको पता होगा कि जैसे हम x y ये पूरा स्पेस हमने कंसीडर किया, एक ये प्लेन है, हम दूसरा ये प्लेन कह सकते हैं, तीसरा हम एक और ये वाला प्लेन ले सकते हैं। ये तीन अलग अलग प्लेन्स लिए मैंने। लेकिन अगर हम कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहें, एक वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया इधर, दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर इधर, ये वेक्टर ए कंसीडर कर लिया हमने, ये वेक्टर बी कर लिया, और